ये प्रेस वार्ता संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हो रही है, जिसमें हमारे साथ संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के जो महासचिव हीरालाल वर्मा जी मेरे साथ उपस्थित है और हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ प्रमुख सदस्य हैं वो भी अभी हमारे बीच पहुंच जाएंगे। आज इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो बजट को लेके था और बजट सत्र जैसे पिछले कल ख़त्म हुआ, उस बजट सत्र में क्योंकि हम कर्मचारी वर्ग है और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कर्मचारियों की बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी मांगें रहती है सरकार से। और जो एनुअल बजट होता है वो एक प्रतिबिंब होता है पूरे साल का, उसके अनुसार ही पूरा सरकार का जो तंत्र है वो चलता है, उसके अनुसार ही कर्मचारियों का जो भी उसको उनको मिलना है वो उस पर निर्धारित करता है। बजट प्रस्तुत होने से पहले भी हम आपसे रूबरू हुए थे, हमने कुछ विशेष चुनिंदा मांगों को लेकर आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी। पिछले कल बजट सत्र की समापन हुआ, आज बड़ा अच्छा लगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से एक और जहां सत्ता पक्ष, विपक्ष और सारे जो माननीय विधायक है, मंत्री है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है, सबको मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि कल जिस तरह से बजट में बहुत बड़ा एक सम्मानजनक उछाल, उसको मैं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी वृद्धि उस बजट में हुई। 70 से 80 हज़ार तक का, हालांकि आंकड़े अलग अलग अखबारों ने, अलग अलग चैनल ने अलग अलग तरह से इसको प्रस्तुत किया है। किसी ने 80 से 90 हज़ार तक का फ़ायदा दिखाया, किसी ने 60 से 70 हज़ार तक का फ़ायदा दिखाया है इस बजट के अंदर। तो वो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हम 24 से 26% की ग्रोथ दे रहे हैं, पर जिस आंकड़ों की अगर बात मैं करूं, अगर हम 70 हज़ार की वृद्धि हुई तो भी वो 33% की वृद्धि हुई है। हालांकि ये जब नोटिफिकेशंस आएगी उससे पता लगेगा कि माननीय को जो वृद्धि हुई है उनके वेतनमान और उनके भत्तों में वो कितनी है। पर लेकिन जो भी है हम उसका सम्मान करते हैं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम यहाँ किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। 9 साल बाद वृद्धि हुई है उनके भत्तों में और उनके जो वेतनमान है। निश्चित तौर पे महंगाई बहुत हुई है। अगर मैं प्राइस इंडेक्स की बात करूं, जो इन्फ्लेशन है वो प्राइस इंडेक्स पे निर्भर करती है। अगर 2013 की मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो 10% की इन्फ्लेशन थी 2013 में। हालांकि बाद में ये चीज़ें कम हुई है। 2020 की बात करूं तो 6.17% इन्फ्लेशन थी, 22 में 6.70 थी, 23 में 5.65 थी, 24 में 6.21 थी। फिर उसके बाद 24 दिसंबर से ये घटनी शुरू हुई है, आपको बताऊं मैं। उसके बाद अगर जनवरी 25 की बात करूं 4.31, फरवरी की 3.61% इन्फ्लेशन है। ये है आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। पर इसमें अगर एक मैं आपको बड़ी जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, एक कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो 39% जो है इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जो पूरी इन्फ्लेशन का 39 से ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा है वो है कंज्यूमर का, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। फूड जो हमारा है, फूड प्राइस इंडेक्स जो बड़ा है, उसको मैं अगर कहूँ तो उसमें लगातार वृद्धि हुई है। वो कहीं बहुत ज़्यादा है। 2013 में 12.17 था, तो उसके बाद अगर 2024 की भी बात करूँ तो 8.39% की वृद्धि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो कल माननीय मुझे बहुत खुशी हुई, जो हमारे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी कल बहुत अच्छा उन्होंने बात कही। विपक्ष के माननीय सदस्य ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने बहुत अच्छी दुहाई दी कि महंगाई बढ़ी है। मैं वो आंकड़े मैं क्योंकि एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ खुद भी, तो मैंने वो आंकड़े आपके साथ तथ्य के साथ रखे कि जो असली चीज़ है वो है कंज्यूमर का फूड प्राइस, जो जीने के लिए रोज़मर्रा की, निश्चित रहो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमारे को ज़रूरी है वो है हमारी रोज। आप इधर आओ सर प्लीज़।
वो उसमें बहुत वृद्धि हुई है कंज्यूमर चीज़ों में। हालांकि जनवरी के बाद में आंकड़े देख रहा हूँ तो फरवरी में तो 3.75 तक आ गई हमारी जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है। इसलिए शायद भारत सरकार ने जो कल बजट प्रस्तुत डीए की घोषणा की कर्मचारियों की, वो भी 2% की, हालांकि वो नाकाफ़ी है, बहुत कम है। हम उसकी भी मांग करते हैं कि वो 4% तो भारत सरकार को भी डीए करना चाहिए था, पर लेकिन शायद जिस तरह से थोड़ा सा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में कमी आई है जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी में, तो उसको मद्देनजर देखते हुए भारत सरकार ने शायद वो 4 से दिए 2% दिया है। तो कल मैंने कहा कि माननीय ने सब ने ये बातें कही कि बहुत महंगाई हुई है। मैंने आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया कि बहुत महंगाई हुई है। उस लिहाज से उनका वेतन 9 सालों में बढ़ना लाजमी था। अब मैं दूसरे पहलू पे भी आना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगता कि जिस तरह से 15 दिन विधानसभा चली, 15 दिन की विधानसभा में बहुत सारी बातें चर्चा में हुई। मैं उम्मीद कर रहा था, जो हमारे विपक्ष है, बहुत जिसको कह सकते हैं जिम्मेदार विपक्ष है आज की डेट में, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कर्मचारियों के लिए भी ये महंगाई है। मुझे लगता है ये जो मैंने प्राइस इंडेक्स आपके सामने इन्फ्लेशन की बात की, तो उसमें हर व्यक्ति उससे जूझ रहा है, उसमें माननीय नहीं जूझ रहा है, उसमें आम वर्ग भी है, उसमें कर्मचारी वर्ग भी है, उसमें पेंशनर वर्ग भी है, उसमें बहुत सारी चीज लोग और भी है। तो ये सब उससे प्रभावित है। उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी। जो हमें थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, वो ऐड हम इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसके ऊपर 15 दिनों में कोई चर्चा नहीं हुई है। और मैं एक और बहुत पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। कल माननीय ने कहा कि 9 सालों से हमें वृद्धि नहीं हुई है, 9 सालों बाद वृद्धि हुई है। मैं आपको 2006 में ले जाना चाह रहा हूँ कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर। कर्मचारियों का जो 5वां वेतनमान है, उनको लागू हुआ 2006 में। 6 के बाद 6ठा वेतनमान लागू होना था 2016 में। 10 साल बाद होता है, हम तो 10 साल बाद रिवाइज करते हैं। पर दुर्भाग्यवश हुआ क्या था, 2006 की जगह 2000 हमारे को 22 में मिला। 16 साल बाद, 9 की जगह कितना हुआ, 16 साल बाद कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि हुई थी। 2022 में जयराम सरकार में हुई थी। जयराम जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जो अब विपक्ष के नेता है। हुआ क्या, वो जो 2022 में कर्मचारियों को 16 साल बाद, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 16 साल बाद जो कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कोई वृद्धि नहीं हुई। हालांकि यहाँ वेतन के साथ भत्तों में वृद्धि हुई है, वहाँ 16 साल बाद खाली वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। और हमारा एक पे कमीशन का नियम है कि हम भारत सरकार का जो पे कमीशन उसको लागू नहीं करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम करते हैं पंजाब के वेतनमान को लागू करते हैं पे कमीशन के लिए, सैलरी के लिए। पर दुर्भाग्य वो था कि 2022 में हम पंजाब के वेतनमान से बहुत पीछे रह गए। हर कर्मचारी वर्ग को 4 से 6 हज़ार का वेतनमान में नुकसान हुआ। तो उस वक्त आपने देखा होगा ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ का जन्म हुआ। मैं उस कड़ी पे आ गया हूँ उस वक्त। ये जन्म कहाँ से हुआ संयुक्त कर्मचारी महासंघ का? 2022 में जो 6ठा वेतनमान आया था, जो 16 साल बाद आया था कर्मचारियों की वृद्धि के लिए, हमें मजबूरन वो संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाना पड़ा था। और हमने यही बातें कही थी कि 16 साल हो गए माननीय पर, और 16 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा वेतन नहीं बढ़ा, और हमारा एग्रीमेंट पंजाब के साथ है, पंजाब ने जो बढ़ाया वो हमें दे दो, साथ में भत्ते भी हमें दे दो। उल्टा क्या हुआ, हमारे लोगों के साथ किस तरह का काम हुआ, मुझे चांजू भेज दिया गया, हमारे लोग ट्रांसफ़र कर दिए गए जब हमने मांग की। तो कई तरह की बातें आई, किसी की 4 सीटें बढ़ा दी गई। तो मतलब हमें 22 साल बाद भी पंजाब का वेतनमान लागू नहीं हुआ। और अगर ये बात हम भत्तों की करते हैं आज की डेट में, तो भत्ते तो हमारे बहुत पुराने भत्ते हैं, 1996 के भत्ते हैं हमारे, वही भत्ते हम ले रहे हैं। उसके बाद आप कितनी साल होगी, आप गिन लो वहाँ से आगे। उसके बाद एक कैपिटल अलाउंस 1000 से 2000 हुआ, शिमला का सिटी अलाउंस, उसमें एक वृद्धि हुई है, 1000 से 2000 हुआ, वो भी बहुत पहले की बात है, 2002 की बात कर रहा हूँ। हमारे भत्तों में तो कोई हुआ ही नहीं, वृद्धि नहीं हुई है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। उसकी बात करना तो मतलब आप जिसको बोलते हैं कि एक तरह का जुर्म हो गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए इसमें गलती सरकार की नहीं, सरकार अच्छा कर रही है, इसलिए मैंने सरकार को इस बात के लिए बधाई भी दी है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों का जो वर्ग है, जिस तरह से कल हम देख रहे थे कि देखिए एक ह्यूमन नेचर है, एक कोई भी क्रिएचर है, आप जानवर भी देख लो, पशु पक्षी भी देख लो, वो भी अपने झुंड में जो है अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं, अपने समाज के लिए वो इकट्ठे होकर अटैक करते हैं, ये एक नियम है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात को रखा और बड़े ध्वनिमत से उसको पास किया गया। विरोध तो विपक्ष भी कर सकता था, बाकी बातों पे भी विरोध करता है, पर लेकिन नहीं किया, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। मैं सहमत हूँ, महंगाई बहुत बढ़ी है, लेकिन हमें जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं, इतना बड़ा वर्ग हमारा कर्मचारियों का है, तो हम इकट्ठे नहीं होते। बस हमारी कमी हमारी है,
क्योंकि शायद हम उस चीज़ को लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं होते। वो हमारी सबसे बड़ी कमी है। उस चीज़ के मुझे लगता है उस चीज़ को ओवरकम करने की आवश्यकता है। ये मैसेज मैं इस मंच के माध्यम से कर्मचारी तक भी कहना चाहता हूँ। मैंने पे कमीशन की बात 2006 वाला जो था, जो 2016 में मिलना था, उसकी बात की। उससे हम बहुत पीछे डाइवर्ट हो गए और अब वो बातें सब बड़ी पुरानी हो गई है, उसको हम भूल भी गए। उसका एरियर मिलना था। मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, 2022 में जो हमारे को लागू पे कमीशन हुआ तो वो 16 से मिलना था। तो उसका जो एरियर मिलना था वो कर्मचारियों का एरियर लगभग 6 लाख, 7 लाख, 4 लाख से कम तो है ही नहीं किसी का। तो उसमें माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो विपक्षी नेता आज की डेट में जयराम जी ने सिर्फ 50,000 की किस्त दी। उसमें बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं दी गई, बोर्ड और निगमों को वो भी वितरित नहीं की गई है। तो एक किस्त दी गई, उसके बाद वो सारा धंधा बंद हो गया, एरियर मारा, उसके बाद बंद हो गया। पर उस वक्त कर्मचारियों की, देखिए अगर कुछ नहीं मिलता है तो डीए तो कर्मचारियों का एक ऐसा है जो अपडेट रहता है, रहना भी चाहिए। तो 2 किस्त डीए की उस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2022 में जो अदायगी करनी थी वो नहीं करी, वो भी छोड़ दी और वो बटन नई सरकार पे पड़ा। अब नई सरकार जो है वो 4 किस्तें पीछे है हमारी, मैं आपको बता दूं। 4 डीए की किस्त सरकार जो भी पीछे है। अभी 13% की डीए की किस्त की लायबिलिटी हमारी जो है सरकार के ऊपर है। तो अभी जैसे बात हुई थी हाल ही में कि अभी 3% डीए की बात हो रही है कि 3% डीए देंगे। हमने मामला उठाया था माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, हमने बोला कि गलती से शायद हो गया होगा। अभी 2023 का डीए बाकी है जुलाई का, जो कि 4% है। फिर जनवरी 24 का डीए है जो 4% है। फिर जुलाई 2024 का डीए है जो 3% है। अभी सेंटर ने कल 2% और दे दिया, तो 13% की लायबिलिटी होगी। तो अब कर्मचारी भी आपकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी टकटकी लगा के बैठे हैं। कर्मचारियों के लिए भी वही महंगाई है, क्योंकि रात भर जो सोशल मीडिया में चलता रहा, जिस तरह से लोगों ने बात की कि भाई कर्मचारी संगठनों की जवाबदेही है, कर्मचारी संगठनों को भी अपनी बात को रखना चाहिए। तो हम विरोध में बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल समर्थन में हैं, पर हम अपना पक्ष जरूर सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि सरकार जो है कर्मचारियों के जो डीए का भुगतान है, एरियर का भुगतान है, पिछले 2 डीए की किस्तें मिली, उसका एरियर भी अभी तक खड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री और इसकी तरफ सोचेंगे। अच्छा होता कि विपक्ष भी जो है इसके ऊपर चर्चा करता, विपक्ष इसके ऊपर बात करता, पर ये सारी बातें सदन में नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि कर्मचारी बहुत अभिन्न अंग है, इसके ऊपर सरकार को मतलब बहुत जल्दी सोचने की आवश्यकता है। अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो रेगुलेशन होती थी वो साल में 2 बार होती थी, अब एक ही बार हो रही है 31 मार्च को। अब आपको देख रहे 31 मार्च जो है वो लास्ट वर्किंग डे आज है। अभी तक पर्सनल डिपार्टमेंट ने रेगुलेशन करने के लिए जिनके 2 साल पूरे, वो अधिसूचना नहीं निकाली है, क्योंकि फिर बोलते हैं कि वो तो स्टैंडिंग ऑर्डर है। स्टैंडिंग ऑर्डर को जो है वो आगे डिपार्टमेंट नहीं मानते। वो बोलते हैं जब तक हमारे पास सरकार की नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम रेगुलेशन नहीं करेंगे। उस आड़ में अलग अलग विभागों ने, बोर्डों ने, निगमों ने आगे सर्कुलर ही नहीं जारी की, वो रिकॉर्ड ही नहीं मांगा अभी तक, फिर वो वेरिफिकेशन होनी है। तो मुझे लगता है कि वो अप्रैल की जगह कहीं वो मई तक भी रेगुलेशन जाएगी, तो कर्मचारियों के 2 की जगह 3-3 साल लग रहे हैं। तो ये भी प्रथा गलत है। इसकी भी हम मांग करते हैं कि 1 अप्रैल को तो कम से कम उनको डीम्ड रेगुलर कर्मचारियों को समझा जाए, क्योंकि वो 2 साल की जगह वो कई 3 साल भी पूरे कर जाएंगे 1 अप्रैल को। तो ये भी हम मांग कर रहे हैं। और समय पे हमारी बहुत सारी मांगें चलती है। एक 4-9-14 टाइम स्केल की बात हमने कही थी जब वो पिछले 2022 का जो हमारा वेतनमान लागू हुआ था, 6ठा वेतन आयोग, उसमें खत्म कर दिया था 4-9-14 को कि उसको भी लागू किया जाए। तो आइए प्लीज आप कुर्सी खींचो। तो इसी तरह से हमारे कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। इसको लेके संयुक्त कर्मचारी महासंघ बहुत सारी बातों को लेके आगे आता है, समय पर सरकार से मिलता है, बात रखता है, और हम बड़ा अपनी जिम्मेदारी से बात करते हैं। ये हमारा संगठन का कहना है। हम आगे की कुछ हमने संगठन को लेकर रूपरेखा तैयार की है। मेरे साथ हीरालाल वर्मा जी है, मेरे साथ नरेश जी है जो यूनिवर्सिटी से है, हमारे चीफ एडवाइजर है हमारे संगठन के, आगे है। हमारे साथ आशा कुमार जी है जो एमसी से है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी पहुंच गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वर्मा जी से कि आगे कुछ कार्यक्रम हमने जो पहले, ये आज के प्लान नहीं है, ये पहले से प्लान हो चुके हैं। कुछ आगे के कार्यक्रम में किन बातों को लेकर हम बात करेंगे और क्या एजेंडा हमारा आगे होगा, हम क्या करने वाले हैं, संयुक्त कर्मचारी महासंघ किस तरह से हम मासिस तक पहुंचेंगे, अपने कर्मचारी या पेंशनर भाइयों तक हम किस तरह। पेंशनर के बड़े सारे मुद्दे हैं, पेंशनर बहुत सारा परेशान है आज की डेट में, वो बार बार बोलता है, हमारे को कोई नहीं बोलता, हम उनको भी हम एड्रेस करते हैं। तो वर्मा जी प्लीज बताएं अगली बात को कि आगे हमारी क्या रूपरेखा रहने वाली है और आगे 7 का क्या कार्यक्रम है, 7 अप्रैल का, और कैसे रहेगा प्लीज।
सबसे पहले जैसे चौहान जी ने कहा कि आज की जो प्रेस वार्ता इसके दो मुख्य बिंदु थे। एक तो जो 7 तारीख को शिमला में जिला सम्मेलन HP संयुक्त कर्मचारी महासंघ का निश्चित है कालीबाड़ी में। तो पहला तो वो था कि वो मीडियम के माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों तक पहुंचाए। और दूसरा बड़ा इशू ये था, हम आपके माध्यम से प्रदेश सरकार को कहना चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी भी है और पेंशनर्स भी हैं, और मुझे लग रहा है उनका भी एक स्टेट को यहाँ तक पहुँचाने में हो सकता है लेजिस्लेशन का एक रहता है सहयोग, पर उसी तरह का सहयोग उन कर्मचारियों का भी रहता है जो हमारे पेंशनर्स हैं या कर्मचारी हैं जिन्होंने स्टेट को यहाँ तक पहुँचाया है। और जैसे कल भी आपने देखा होगा, जैसे विधानसभा में हमारे माननीय जो पक्ष विपक्ष दोनों ने बात को जोर से रखा कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है और किस तरह से जो है वो अपने आप को कंपेयर कर रहे थे कि मेरी पत्नी कितनी वेतन है और मेरा इससे कम है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कर्मचारी और पेंशनर्स है जो स्टेट को आज कंट्रीब्यूट कर रहा है या जिसने स्टेट को यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी भी उसी तरह की वित्तीय स्थिति घर की है और मुझे लग रहा है प्रदेश सरकार को देखनी चाहिए। और अगर हमें, जैसे चौहान जी ने कहा, वो अच्छी बात है अगर सरकार ने माननीय के वेतन बढ़ाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उनके भी क्लेम बहुत सारे हैं। अगर हम बजट की ओर देखें, बजट में आपने देखा होगा मात्र जो 70 से 75 के पेंशनर्स हैं उन्हीं को जो उनके एरियर की बात कही गई है, और बाकी जो कर्मचारी है उसके एरियर का जिक्र उस बजट में नहीं है। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो आपका एरियर है, एरियर जो कर्मचारी और पेंशनर का एरियर है वो आपका 1-1-16 से ड्यू है। अगर इन्फ्लेशन, जैसे अभी चौहान साहब ने कहा, इन्फ्लेशन रेट आपका देखिए कभी 10 भी रहा है पर एनम और कभी आपका 6 भी रहा है। कुल मिलाकर के अगर 10 साल का इन्फ्लेशन रहे तो एक 60% के करीब टोटल इन्फ्लेशन रहा होगा। अगर आपकी 1 लाख का एरियर, 1-1-16 का ड्यू है, उस एरियर की वैल्यू आपकी 40,000 रह जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से आप डिले करेंगे तो अगर देर से देर उस कर्मचारी को कभी वो एरियर मिलेगा भी तो उसकी कीमत बहुत कम रह जाएगी। तो इसी करके हमारा इस प्रेस के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो कर्मचारी और पेंशनर है जो उनके वित्तीय क्लेम है उन पर भी नज़र डाली जाए, और साथ में जो हमारे अलाउंसेज है जो वेतन से जुड़े हुए हैं, जब आपका वेतन रिवाइज होता है उसके साथ अलाउंसेज भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग रिविजन उसमें होता है, उसको भी देखने की जरूरत है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आज जो प्रदेश का कर्मचारी है या पेंशनर्स हैं उसमें एक संशय का माहौल है। और जैसे हमारा एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना है, उसमें आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन बोर्ड है। तो हमारे ऊपर एक कर्मचारियों का एक दबाव था और उनका कहना है कि हमें जिला सम्मेलन कन्वेंशन के माध्यम से जो हमारे मुद्दे हैं, जो मुद्दे आपके सामने नहीं आ रखे, इन मुद्दों के माध्यम से हम चर्चा करें और प्रदेश का कर्मचारी है और जो पेंशनर है उनके बीच में जाए। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए जो जिला सम्मेलन जो पहला है, जो कन्वेंशन है संयुक्त कर्मचारी महासंघ, तो शिमला में हमने 7 तारीख को कालीबाड़ी में रखी है। उसके बाद इसी तरह के सम्मेलन आपके महीने में 2 सम्मेलन पूरे प्रदेश में किए जाएंगे और उसका एक ही मकसद होगा, जो एक कर्मचारियों के लंबित मांगे हैं और जो इशू कुछ आज की डेट में कुछ और भी इशू है, जिस तरह सरकार रैशनलाइजेशन को जा रही है, युक्तिकरण को लेकर के कर्मचारियों के पदों को कम किया जा रहा है और उनके प्रमोशन में इफेक्ट हो रही है, और भी आपके जो इंस्टीट्यूशन में, कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन में आपके बहुत बड़े सारे फेरबदल किए जा रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के कर्मचारियों में संशय है और उसको लेकर के महासंघ आगे बढ़ रहा है। और 7 तारीख को जो शिमला में आपकी जिला अधिवेशन कालीबाड़ी में होगा, तो इस तरह से महासंघ आगे बढ़ेगा। चौहान साहब, सिर्फ एक सवाल जी, जिस तरह से यहाँ पर HRTC कर्मियों को अपना हक मांगने के लिए सरकार पर दबाव बना और अभी भी उन्हें पूरी राशि नहीं मिली है, तो क्या कर्मचारी यहाँ पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ कोई नीति बनाएगा? क्योंकि बगैर मांगे जिस तरह से यहाँ पर HRTC कर्मियों को भी यहाँ पर नहीं मिला बगैर दबाव। देखिए, जो हमारे एफिलिएट्स है उसमें सबसे बड़ा एफिलिएट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HRTC, जो नंबर में बड़ा है एजुकेशन को छोड़ के। पहला मेरा एफिलिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो सबसे बड़ा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बड़े लंबे टाइम से संघर्ष में है अपनी मांगों को लेके। तो OPS भी नहीं मिली जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, OPS भी नहीं मिली है और ईयर भी नहीं मिला है और भी फैक्टर्स है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा HRTC की आपने बात की, तो HRTC को पहले घोषणा हुई थी कि उनको हम 100 करोड़ देंगे, फिर 10 करोड़ की भी बात हुई है, 51 करोड़ की भी बात हुई थी। तो मुझे लगता है कि अभी जितनी देनदारियां हैं, ओवर टाइम की देनदारी तो उनको मिलनी चाहिए। अगर उनको छुट्टी नहीं मिलती है, ओवर टाइम में काम करना पड़ रहा है, वो तो मुझे लगता है साथ साथ मिलनी चाहिए। उसका भुगतान तो मतलब उसको उसी वक्त होना चाहिए, महीने के महीने होना चाहिए। तो इन कुछ मुद्दों को लेके देखिए, सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं। माननीय मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है और ये तो अपोजिशन हमारे को बदनाम कर रहा है। और कल अपोजिशन ने भी ये साबित कर दिया कि सरकार की स्थिति बहुत अच्छी है और हमने इसलिए बार बार धन्यवाद किया सरकार का।
और सरकार की स्थिति अच्छी है, तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के प्रति भी हमारे जो विपक्ष के नेता है और जो पक्ष के नेता है माननीय मुख्यमंत्री, दोनों को थोड़ा सा मिलकर ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी विकास की गाथा लिखते हैं। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, जो ड्यू है वो तो दे दो, एरियर और डीए तो दे दो, भत्ते तो फिर उसके बाद मांग करेंगे। 4-9-14 एक ऐसा एक जो एक फैक्टर होता था शुरू से, जो आपके स्टैग्नेशन को खत्म करने के लिए रखा गया था टाइम स्केल, उसको दे दो, उसको बहाल कर दो। 2-3 चीज़ें हम मांग रहे हैं, बाकी तो छोटे छोटे मुद्दे कर्मचारियों के वो बहाल हो जाएंगे। बात सही है आपकी, अगर आने वाले समय में हालात नहीं होते हैं तो कर्मचारियों के पास तो कोई रास्ता नहीं है। पर लेकिन हम सरकार से डायलॉग कर रहे हैं, सरकार शायद इस तरफ भी ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसी भी स्थिति ठीक होती है मैं ज़रूर दूंगा। अभी माननीयों के लिए स्थिति ठीक हो गई है, तो शायद कर्मचारियों के लिए स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी, हम ऐसा भी मान रहे हैं।